एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें एक महिला बताती है कि कई सालों पहले इस धरती पर देवता और राक्षस एक साथ में रहा करते थे और सभी मिलजुल कर रहते थे। वो जिस आइलैंड पर रहते थे उसका नाम जेजू था, लेकिन धीरे धीरे उनमें झगड़े की शुरुआत होने लगी और दोनों की आपस में बनना बंद हो गई, जिसकी वजह से पूरी धरती पर राक्षस अपना कब्जा करने लगे। इसीलिए देवता ने अपने सारे बच्चों को पत्थर की गुड़िया में बदल दिया और उन्हें नरक के द्वार पर रख दिया ताकि कोई भी राक्षस बाहर न आ सके। भगवान ने उन मूर्तियों को नरक द्वार पर रखने के साथ साथ उनके कई सारे फेक वर्जन भी बनाए ताकि राक्षस पहचान ना सके कि असली कौन है और नकली कौन है। एक सीन में हम देखते हैं कि एक नया शादीशुदा कपल जंगल में फोटोशूट के लिए आया था। उनका फोटोग्राफर यही जंगल की कहानियां बताते हुए जंगल में ज्यादा अंदर तक चले जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां 2 पत्थर की मूर्तियां थी। ब्राइड और ग्रूम दोनों उन मूर्तियों के बहुत पास में थे और फोटोग्राफर थोड़ी दूर में अपना कैमरा सेट कर रहा था। तभी अचानक से क्रैक्स की आवाज आती है और एक मूर्ति पूरी टूट जाती है। फोटोग्राफर को तो पता नहीं चलता, पर ब्राइड और ग्रूम झुककर देखने लग जाते हैं तो वहीं से बहुत सारा काला धुआं उनके अंदर घुस जाता है। लड़की खांसती है तो उसके मुंह से अजीब सा कीड़ा निकलता है। इधर फोटोग्राफर अब ध्यान देता है तो उसको ब्राइड और ग्रूम कहीं नजर नहीं आते। उसको थोड़ा अजीब लगता है और वो इधर उधर देखने लगता है तो देखता है कि ग्रूम उसके पीछे खड़ा था और उसके बॉडी से कांटे जैसे कुछ निकलने लगे थे और वो राक्षस जैसा बनकर फोटोग्राफर को मारने लग जाता है। तभी उसके चेहरे पे एक तलवार घुसता है और एंट्री होती है हमारे पहले मेन लीड की। फिर दूसरी तरफ हम एक चर्च का सीन देखते हैं जहां एक आदमी फादर को एक पोस्टर दिखाता है जिसमें से ब्लड आ रहा था। ये देखकर फादर घबराने लगता है और एक दूसरे पृष्ठ को बुलाने भेजता है। दूसरा पृष्ठ और कोई नहीं बल्कि हमारा सेकंड में लीड था जिसका नाम जॉन रहता है। एक औरत के शरीर में एक आत्मा ने कब्जा कर लिया था और जॉन उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। वो हेडफोन्स लगाया हुआ था और एकदम शांत था, जैसे उसके लिए ये कोई नई या बड़ी बात नहीं थी। जॉन फिर फादर से जाकर मिलता है जो उसे वो पोस्टर दिखाते हैं। वो पूछता है कि पोस्टर में वो औरत कौन है, तो फादर बताते हैं कि बहुत समय पहले जब बुरी शक्तियाँ अच्छाई पर भारी पड़ने लगी थी तब ये औरत रक्षक बनकर दुनिया को बचाने आई थी, पर वो अपना मिशन कंप्लीट करने से पहले ही मर गई थी और जिस आदमी ने उसे मारा था वो अब भी जिंदा है और उस आइलैंड में ही कहीं है। अब फिर से दुनिया में बुरी शक्ति बढ़ने वाली है। फादर फिर कहते हैं कि उन लोगों ने काफी पहले ही नया रक्षक ढूंढ लिया है और उस पर नजर भी रखे हुए है। उस लड़की की किस्मत फिर से उसे उस आइलैंड में लेकर जाएगी। फादर जॉन को उस आइलैंड में जाकर रक्षक की सहायता करने को कहते हैं ताकि वो दुनिया को बचा सके। अगले सीन में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो किसी पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी। वहाँ बहुत से रिपोर्टर्स थे जिनमें से एक देहन होटल के बारे में कुछ पूछता है तो हमारी लीड जिसका नाम मिन्हो था कहती है कि ये सारे महंगे महंगे पेंटिंग्स वो लोग देहन होटल के हर कमरे में रखने वाले हैं जिससे उनके कस्टमर्स उन पेंटिंग्स को अच्छे से एंजॉय कर सके। मिन्हो फिर अपने सेक्रेटरी और बटलर के साथ डिनर कर रही थी। तभी उसकी आंटी जो देहन होटल की ओनर भी थी वहाँ आती है। वो गुस्से में थी और कहती है तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही होटल की न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ के पता चली है। मिन्हो कहती है देहन होटल ही एक ऐसा है जिसकी ग्रोथ हर साल नेगेटिव में रहती है, इसलिए मुझे तो इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। मिन्हो की आंटी कहती है ये मेरा होटल है, मुझे चिंता करने दो। तो इस पे मिन्हो कहती हैं देहन होटल के 40% शेयर देहन ग्रुप के हैं, बाकी में से 25% मेरे डैड के हैं और आपके पास 17% है और मेरा है 18% और मैं अपने डैड यानी सीईओ बोन देहन की सक्सेसर हूँ, तो मेरा चिंता करना तो बनता है। मिन्हो की आंटी गुस्से में चली जाती है। मीनू जब कहीं से लौट रही थी तो अचानक से एक कार उसकी कार के आगे आकर रुक जाती है। मिन्हो का सेक्रेटरी कार से निकलता है तो दूसरी कार से गुंडे जैसे दिखने वाले 2 लोग निकलते हैं और बहस करने लगते हैं। सिचुएशन संभालने के लिए मिन्हो खुद बाहर निकलकर माफी मांगती है और अपने सेक्रेटरी को भी माफी मंगवाती है, पर वो लोग मिन्हो के सेक्रेटरी को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तो मिन्हो गुस्से में एक को धोबी पछाड़ दांव मारकर एक को गिरा देती है। दूसरा आदमी उसको ऐसा करते हुए वीडियो बना लेता है। मिन्हो को पता नहीं था, पर वो लोग जानबूझकर उसे भड़का रहे थे ताकि ऐसी कोई वीडियो ले सके। वो वीडियो वायरल हो जाता है और हर न्यूज चैनल पे यही दिखाया जाने लगता है कि देहन ग्रुप के सीईओ की बेटी बीच सड़क पर लोगों को मार कर रही थी। इस न्यूज से देहन ग्रुप के स्टॉक प्राइस गिरने लग गए थे, जिसकी वजह से मिन्हो के डैड उससे बहुत गुस्से में थे। बटलर चैंग ये एडवाइस देता है कि मिन्हो को रिजॉइन करके कुछ समय के लिए कहीं चले जाना चाहिए। मिन्हो तैयार नहीं हो रही थी तो उसे समझाता है कि तुम्हें विदेश नहीं भेज रहे हैं, तुम जेजू आइलैंड जाकर कुछ समय तक किसी स्कूल में वॉलंटियर करो। फिर मिन्हो अपने सेक्रेटरी के साथ जेजू आइलैंड पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पे बहुत सारे रिपोर्टर्स थे तो वो बैग लेकर अकेली वहां से निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से पहला कदम निकालती है तो एक अजीब सी एनर्जी रिलीज होती है जो उसे तो फील होता ही है,
लेकिन एक औरत जो जंगल में थी उसे भी फील होता है। मिन्हो को अजीब तो लगता है पर वो इग्नोर करके पार्किंग लॉट की तरफ जाती है। वहाँ वो किसी को देखती है जो वही ब्राइड थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो राक्षस बन चुकी थी और मिन्हो को देखकर कहती है, अच्छा तो तुम हो। मिन्हो डर के भागने लगती है तो वो राक्षसनी उसका पीछा करती है। किसी तरह छुपते छुपाते मिन्हो दौड़ के एक खुली वैन में घुस के खुद को लॉक कर लेती है, पर वो राक्षसनी आकर वैन में हाथ घुसाकर छेद कर देती है और फिर उस छेद से ही अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। मिन्हो डर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। राक्षसनी मिन्हो तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी हमारा पहला मेन लीड, जिसका नाम बा था, वो बिजली की तेजी से आकर राक्षसनी को वैन से निकालकर बाहर फेंकता है और फिर बा और राक्षसनी की फाइट होती है जिसमें बा उसे हरा देता है। फिर वो आकर मिन्हो को बड़े ध्यान से देखता है जैसे पहचान रहा हो। मिन्हो के शरीर से फिर से वैसी ही एनर्जी रिलीज होती है और वो बेहोश हो जाती है। मिन्हो को होश आता है तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो उसे पार्किंग लॉट में बेहोश मिली थी और उस आदमी का कुछ पता नहीं था जिसने उसे बचाया था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बा एक औरत से मिलता है जिसका नाम बेंजो होता है। ये वही थी जिसे मिन्हो की एनर्जी का एहसास हुआ था। दोनों की बातों से लग रहा था कि वो लोग मिन्हो का आना एक्सपेक्ट कर रहे थे। बेंजो कहती है कि लगता है वो पूरी तरह से जागी नहीं है वरना वो तुम्हें पहचान लेती। बा बताता है उसे लस राशि ने टारगेट किया था। फिर हम बहुत साल पहले के जेजू आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ एक गांव में हर कोई मरा हुआ था सिवाय एक बच्चे के। कुछ लोग फिर उस बच्चे को एक मोंग के पास ले जाते हैं। पता चलता है कि एक लस राक्षसी ने पूरे गांव को मार डाला था और अब इस बच्चे का कोई नहीं था। ये मोंग कुछ बच्चों को राक्षसों को रोकने के लिए रक्षक बनाना चाहता था, तो वहाँ बेंजो आती है और उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि मोंग ने पहले भी ऐसी ही कोशिश की थी जिसकी वजह से बहुत से बच्चे मारे गए थे। पर मोंग नहीं मानता और कहता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उस लस राक्षसों को रोकने के लिए। फिर वो मोंग बहुत सारे बच्चों को एक गुफा जैसी जगह में लेकर जाता है जहाँ एक बंद रूम में एक राक्षस बंधा हुआ था। मोंग डरे हुए बच्चों को बताता है कि यह एक खतरनाक राक्षस है, एक लस राक्षस जो बुरी सोच पे सर्वाइव करता है और अपने सामने आने वाली किसी भी जिंदा चीज को मार डालता है। एक इंसान के लिए इसे हराना बहुत मुश्किल है। इस एक राक्षस को पकड़ने के लिए बहुत से लोगों की जाने गई हैं। मोंग फिर एक छोटी तलवार राक्षस के अंदर घुसा देता है और उसका आग जैसा खून एक कटोरे में लेता है और फिर सारे बच्चों को जबरदस्ती उसी तलवार से बॉडी में छेद करके वो ब्लड डाल देता है। अगले दिन बस 2 बच्चे जिंदा रह पाते हैं। मोंग कहता है कि तुम दोनों अब राक्षसों को रोकने के लिए लोगों के रक्षक बनोगे। एक का नाम वो बा रखता है और दूसरे का गैंगटॉक। इन दोनों के शरीर में लस राक्षस का भी ब्लड था। अब ये लोग आधे इंसान और आधे राक्षस बन चुके थे। इसके बाद बा और गैंगटॉक की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है राक्षसों को रोकने की लेयर बनने के लिए। वहाँ पे बेंजो के साथ एक बच्ची आती है जिसका नाम वांग जियोंग था। वांग जियोंग और बा एक दूसरे को बहुत ध्यान से देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिन्हो को देखते हैं जो अभी भी जेजू आइलैंड में तामरा नाम की जगह में रह रही थी और वहाँ तामरा हाई स्कूल में एक गाइडेंस काउंसलर के रोल में ज्वाइन करती है। वहाँ उसे एक दूसरी टीचर मिलती है जिसका नाम सुजिन था। सुजिन और मिन्हो पहले से दोस्त थे और एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। मिन्हो फिर स्कूल से लौट रही थी तो उसे उसके डैड का कॉल आता है जो बताते हैं कि जो कल्चरल फाउंडेशन वो संभाल रही थी अब उसकी आंटी संभालेगी। उन्होंने अपने आदमी को उस एक्सीडेंट के बारे में ज्यादा पता करने को कहा था जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसे उससे रिलेटेड कुछ फोटोज मिलते हैं जिसे देखकर वो अचानक से कार रुकवाकर बाहर आ जाती है। असल में मिन्हो के सेक्रेटरी ने ही उसकी आंटी से पैसे लेकर उन आदमियों को दिया था जिन्होंने जाकर कार टकराकर झूठ का झगड़ा किया था। मिन्हो ये जानकर बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपने सेक्रेटरी को फैमिली की तरह ट्रीट करती थी और कार वहीं छोड़कर पैदल ही वहाँ से निकल जाती है। सेक्रेटरी भी दुखी था क्योंकि वो धोखा देना नहीं चाहता था और वही बैठा हुआ था। तभी एक काला धुआं आकर उसके अंदर घुस जाता है। इधर मिन्हो के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और वो परेशान हो रही थी। तभी वो देखती है कि उसका सेक्रेटरी सामने है। वो भारी आवाज में कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मिन्हो फिर उसकी उंगलियां और आंखें देखती है तो वो अटैक करने के लिए बढ़ता है तो मिन्हो एक किक मार के वहाँ से भागती है और भागती हुई वो जंगल की तरफ बढ़ती है पर वो राक्षस उसे गले से पकड़ लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। तभी अचानक से सुपर नेचुरल स्पीड से बा वहाँ पहुंचकर उस राक्षस का हाथ काट देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों आगे क्या हुआ जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हो सके तो रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।